What's up, guys? I hope you are doing well. I am Dheeraj Rathore, welcoming to all on Samyak IAS. So today we are going to discuss about the digital personal and data protection bill. ठीक है, इससे पहले भी इसके बारे में कहीं तमाम कोशिशें की गई. ठीक है, तो इसके बारे में पहले हिस्ट्री जानेंगे और इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई. क्लियर? बेसिकली बिफोर गोइंग एट हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसकी ज़रूरत क्यों फील हुई, राइट? आपको शायद पता होगा पिछले 5-7 सालों में जो भी चीज़ें अब इंडिया में हो रही है पूरी एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल क्रांति के रूप में चेंज हो गई है. तो हमारे डाटा कहीं ना कहीं हर कंपनीज स्टोर कर रही है. इसका यूटिलाइज कहीं नेगेटिव वे में भी हो रहा है जो कि हमें नहीं पता होता है. तो उस डाटा को नेगेटिव अप्रोच के साथ यूज़ ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. क्लियर? तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने एक ड्राफ्ट किया है. क्या ड्राफ्ट किया है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022. क्लियर? तो पहले तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं एक बार कि इससे पहले भी कुछ ड्राफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, और ड्राफ्ट हुआ तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हुई. क्लियर? तो एक्चुअली 2011 में जो आईटी एक्ट है उसमें थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन थे बट वो इनसफिशिएंट थे आज की कंडीशंस को डील करने के लिए. क्लियर? तो फिर फाइनली 2017 में जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट हुआ था उसमें जो आपका राइट टू प्राइवेसी था ये फंडामेंटल राइट बन गया था इसके बाद में. क्लियर? अब ये सब जो चीज़ें आ रही है पूरी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आ रही है. ये किस में डील होता है फंडामेंटल राइट में, बताइए मुझे. अंडर आर्टिकल 21. क्लियर? तो 2017 में जो जजमेंट आया था उसके बाद में प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी. तो उसके बाद में फिर क्या हुआ फाइनली 2018 में जो आपके जस्टिस थे श्री कृष्णा, उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया जिन्होंने क्या किया, डाटा प्रोटेक्शन बिल फॉर्मुलाइज किया. क्लियर? फिर उसके बाद में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं. 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगेन उस बिल को रिवाइज किया और पार्लियामेंट में रखा. क्लियर? पार्लियामेंट में रखने के बाद में 2020 में, ठीक है, कोविड के बाद में वो सब चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन 2022 तक वो बिल की फॉर्म नहीं ले पाया. क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसके पीछे कहीं सारे तरह के क्रिटिसिज्म आ चुके थे. अब किस किस तरह के क्रिटिसिज्म थे? जो आपके एड टेक कंपनीज हैं वो ये कह रही थी कि यार इस तरह के आप रूल्स रेगुलेशन बनाओगे तो हमारे लिए तो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल पब्लिक थी, एनजीओस थे, वो कह रहे थे कि यार ये क्या बिल है, इसमें तो कुछ रूल्स रेगुलेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं. तो फाइनली अगस्त 2022 में उस बिल को वापस ले लिया गया. क्लियर? वो बिल पास नहीं हुआ था. क्लियर? तो अगस्त 2022 में जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि बिल छोड़ दो, अगेन हम इसको रिवाइज करके वापस रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? तो फिर ये जो बिल आया दोबारा डीपीडीपी बिल 2022, अभी ये बिल की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ये एक ड्राफ्ट किया गया है. इसमें एक जनरल आपके जो सजेशन है वो मांगे गए हैं कि किस प्रकार से आप इसमें सजेशन कर पाते हो या आपके दिमाग में जो है कि कुछ लूप होल्स नहीं छूट जाए. तो आप कहाँ पे जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइट पे जाके वहाँ पे आपके जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस बिल. क्लियर? तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की. अब बात करते हैं आगे बिल की. क्लियर? ये हिस्ट्री मैंने बताई थी आपको. 2018 में जो आपके श्री कृष्णा जी थे जस्टिस, उनके पैनल में, ठीक है, उनके पैनल ने एक बिल ड्राफ्ट किया रिगार्डिंग टू डाटा प्रोटेक्शन. क्लियर? तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडिया का. इससे पहले किसी प्रकार का कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं लेके आया था. लेजिस्लेशन का मतलब कोई कानून नहीं बना था. क्लियर? उसके बाद में क्या किया, द गवर्नमेंट मेड रिवीजन टू दिस ड्राफ्ट एंड इंट्रोड्यूस इट एज द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल
पीडीपी बिल 2019 इन द लोकसभा इन 2019, ठीक है। 2019 में जो आपके श्री कृष्णा जी ने जो ड्राफ्ट किया था उसको मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल को प्रेजेंट किया था। बट अगेन वो आपको मैंने पूरी चीज़ें क्लियर कर ही दी है, किस प्रकार के क्रिटिसिज्म हुए थे, क्यों ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद अगेन उस बिल को दोबारा ड्राफ्ट करके रिवीजन करने के लिए अभी जनरल पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा गया है। ये आई होप ये 2023 में जो नेक्स्ट बजट सेशन होगा तो उसमें ये प्रेजेंट हो जाएगा, और आई विश कि ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज आप जो भी काम कर रहे हैं सब डिजिटल पे जा चुके हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिजिटल हो चुकी है सब कंपनीज के पास में, जहाँ पे भी आप काम करते हैं। इवन आप खाना भी मंगाते हैं तो उनके पास भी आपके बारे में पूरा एक्सेस रहता है। अब डाटा क्या होता है? डाटा इज बेसिकली एन एसेट फॉर द कंट्रीज, जो कि गलत तरीके से भी यूज हो सकता है, क्लियर। तो उसको सेव करना भी तो उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो अपकमिंग आने वाले टाइम में जो लड़ाई झगड़े होने की जो कंडीशन होगी सिर्फ डाटा पे ही लड़ाई होने वाली है। साइबर क्राइम आप जानते ही हैं, ठीक है। मालवेयर्स किस प्रकार से आपके डाटा को चुराते हैं या किस प्रकार से उसका गलत तरीके से यूज हो सकता है। तो अब आप बात करते हैं आगे। ड्यू टू डिले कॉज्ड बाय द पैंडेमिक द जेपीसी यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है आपकी, उन्होंने रिपोर्ट दी दिसंबर 2021 में, क्लियर। The report was accompanied by a new draft bill, namely the Data Protection Bill 2021 that incorporated the recommendation of the JPC. JPC ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। बट फिलहाल उस बिल में कुछ नहीं हो पाया था। वो बिल अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के लूप होल थे, क्लियर। अब जो बिल वापस लिया है तो उसको रिवाइज किया गया। इसमें कई सारे तरह के चैप्टर्स हैं, आई थिंक 23-24 चैप्टर्स हैं। उसको एक बार आप जाके स्टडी करना, उसको स्टडी करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आप वाकई में आईएएस का पेपर 2 देखेंगे तो उसमें कई सारी तरह की चीज़ें आप दिख जाएगी। ये बेसिकली पेपर 2 आपका, इसमें से कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके, क्लियर। पेपर 2 में भी कवर हो रहा है। इसके अलावा जो आपका जीएस 3 है, एसएनटी वाला जो पोर्शन आता है आपके, आईएएस मेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी डायरेक्टली यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर। तो बात करते हैं आगे। इसमें बेसिकली क्या प्रिंसिपल्स बताए गए? जो नया बिल ड्राफ्ट हुआ है इसमें 7 प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है, क्लियर। एक तो ध्यान रखना, हमेशा कोई भी बिल पढ़े या कुछ भी पढ़े तो उसका पीछे वाई जानो, उसके पीछे रीजन क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद में उसके की फीचर्स क्या होने चाहिए या किस प्रिंसिपल्स पे ये बहस है, क्लियर। जब इतनी क्लैरिटी होगी तो चीजें अपने को बहुत आसानी से सीधे शब्दों में समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो 7 जो प्रिंसिपल थे उसमें से पहला जो प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं कि जो आपकी पर्सनल डाटा है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल फेयर तरीके से उसको यूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ठीक है आपसे ऐसे डाटाज भी मांगे जो कि उसकी जरूरत की नहीं है, क्लियर। और सेकेंडली ये है कि द पर्सनल डाटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर पर्पस फॉर विच इट वॉज कलेक्टेड। मतलब जो आपके पर्पस के डाटाज हैं आप वो ही कलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाटा उससे एक्सेस करें, क्लियर। आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपसे कोई यदि एक्सेस करने के लिए बोलता है आपकी बायोमेट्रिक्स वगैरह, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स, आयरिश, ये सब चीज़ें कोई मांगता है तो उसको डिनाई करें। क्यों? क्योंकि आपकी जो डाटाज है सर वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज हो सकते हैं, क्लियर। तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स हैं और आगे जाके इसका कैसे गलत तरीके से यूज हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, थर्ड प्रिंसिपल क्या है? डाटा मस्ट बी मिनिमाइज, कम से कम डाटा हो बट एक चीज होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, क्लियर। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई फॉल्स डाटा नहीं होना चाहिए। और जो आपका फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स ड्यूरेशन। कि ये जो डाटाज आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमानेंटली स्टोरेज करें। इसके लिए कहीं ना कहीं एक तय सीमा कर दी गई है कि इतने समय तक कि आप ये डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी इसका प्रिंसिपल है, डाटास को डिलीट करना पड़े या जो भी है उसका आगे मैकेनिज्म, लेकिन आप परपेचुअली उस डाटा को स्टोरेज नहीं कर सकते, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, सिक्स प्रिंसिपल, रीजनेबल सेफगार्ड्स टू इंश्योर देयर इज नो अनऑथोराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। किसी प्रकार के अनऑथोराइज कलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक डाटा के बारे में बात की गई अगेन यहाँ पे। और जो 7 प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। जो भी कंपनीज जो आपसे डाटा ले रही है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं है, आप कुछ भी डाटा ले रहे हैं उसको मिस यूज कर रहे हैं, तो मिस यूज किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सॉरी।
जब बात करते हैं आगे इसके की फीचर्स क्या है, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे की फीचर्स के जानने से पहले दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो डाटा प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और एक डाटा फिडुशियरी। इसका मतलब क्या होता है? डाटा प्रिंसिपल का मतलब आप खुद जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और किसके साथ शेयर कर रहे हैं? डाटा फिडुशियरीज। फिडुशियरीज क्या होता है? कंपनीज जो आपसे डाटा एक्सेस के लिए बोल रही है कि हमें डाटा दो आपका, कि ये प्रोसेस करने के लिए आपके इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे डाटा प्रिंसिपल के रिगार्डिंग क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब आपके राइट्स, बेसिकली आपके राइट्स क्या क्या हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन, कि बेसिकली जो आप डाटा दिन रात जो आप करते रहते हैं 24/7 आपके जो डाटास हैं उसके रिगार्डिंग भी आपके पास अब क्या क्या राइट्स आने वाले हैं, और साथ के साथ जो डाटा फिडुशियरीज यानी कि जो कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस लगने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले डाटा प्रिंसिपल की। क्लियर? तो डाटा प्रिंसिपल के रिगार्डिंग मतलब अपने खुद के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। डाटा प्रिंसिपल रेफर टू द इंडिविजुअल, मतलब आप खुद हुज डाटा इज बीइंग कलेक्टेड। क्लियर? अब इसके क्या क्या राइट दे दिया? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आप फिडुशियरीज या कंपनी से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके आने के बाद राइट टू कंसेंट, आप कंसेंट के लिए भी आप ठीक है एक्सेस कर सकते हैं। राइट टू इरेज, यदि आपने कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है किसी कंपनी को तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? राइट टू नॉमिनेट, राइट टू नॉमिनेट कितना अच्छा फीचर है ये। राइट टू नॉमिनेट का मतलब क्या है? नॉमिनी मतलब यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, आप कहीं ना कहीं नॉमिनी बनाते हो ना सर, कि आपके अकाउंट्स का नॉमिनी जो होगा वही आगे उसको एक्सेस करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी आपकी पर्सनल डाटाज हैं उनको कौन यूज करेगा आपकी मृत्यु के बाद में, दैट इज ऑल अबाउट राइट टू नॉमिनेट। अब इसके साथ साथ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी बनाया गया है। क्लियर? इसमें क्या है? द बिल आल्सो प्रपोजेस टू सेट अप अ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद इन द बिल। किसी प्रकार के कोई कंप्लायंसेस आते हैं या रिड्रेसल या ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म होता है उसके लिए ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्लियर? ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ जाके रिजोल्व हो जाए। क्लियर? In case of an unsatisfactory response from the data fiduciary, the consumer can file a complaint the data protection board. आगे समझ? यदि ये आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, मतलब कंपनीज, डाटा फिडुशियरीज कंपनीज आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है, फिर आप कहाँ जाएंगे? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में चले जाएंगे। ठीक? क्लियर? तो वो आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजोल्व करेंगे। तो ये तो बेसिकली किसके बारे में बात हुई है? राइट्स के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या होने वाले हैं regarding to your data after coming the such type of bill. Clear? अब बात करते हैं आगे डाटा फिडुशियरीज, मतलब वो कंपनीज जो आपके डाटा को प्रोसेस करती है या कलेक्ट करती है। अब उस पर क्या क्या ऑब्लिगेशन है? कलेक्ट एंड प्रोसेस द डाटा एज पर लॉ, आप वही डाटा कलेक्ट करें जो कि लॉ के अकॉर्डिंग आ रहे हो। क्लियर? आप ऐसे कोई डाटा कस्टमर से डिमांड नहीं करेंगे जो कि आपको आवश्यकता ही नहीं है। एंड द सेकेंड वन, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि डाटा प्रिंसिपल यानी कि कस्टमर यदि किसी प्रकार से आपसे सपोर्ट चाहता है तो आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना ही पड़ेगा। एंड द थर्ड वन, द बिल प्रपोजेस टू इम्पोज सिग्निफिकेंट पेनल्टी। अब इसमें जो पेनल्टी की क्लॉजेस हैं इस बार शानदार है। 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का पेनल्टी क्लॉजेस लगाया है। ठीक है? यदि किसी प्रकार का कोई ब्रीच होता है या कहीं सारे उसमें अलग अलग सेगमेंट से एक बार आप जाके देख लेना, जैसे बिल आप खोलेंगे तो आपको पेनल्टी क्लोजेस वगैरह मिल जाएंगे। तो अब कंपनी से भी 10 बार सोचेगी कि ये जो डाटा ब्रीच करना या डाटा ट्रांसफर करना या इस ज्योग्राफी का डाटा अदर टेरिटरीज में भेजना, इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? फॉर डाटा प्रिंसिपल देखिए पेनल्टी जो है डाटा फिडुशियरी के लिए भी है तो यूजर्स के लिए भी। यूजर्स के लिए कब अप्लाई होगी? यदि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी है जो कि ऑथेंटिक नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं एम आपको पता हो ही गया, रेगुलेट करना है किसको? ऑनलाइन स्पेस, कि भाई साहब जो ऑनलाइन सब पूरी दुनिया चल रही है, डिजिटल जो चीजें चल रही है उसमें भी तो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तो फिर तो आपको पता ही नहीं किस तरह के साइबर क्राइम्स हो जाएंगे। क्लियर? आगे सेपरेट लेजिस्लेशन, इसकी
इसके लिए एक परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए जो कि एक कानून बने। क्लियर? द ओवरऑल इंटरनेट इकोसिस्टम। क्लियर? एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है इंटरनेट के लिए कि जो प्रॉपरली सेफ हो, बेस्ड ऑन प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। क्लियर? साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ बिल्कुल बात है, टेलीकॉम रेगुलेशन के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ हार्नेसिंग नॉन पर्सनल डाटा फॉर बूस्टिंग इनोवेशन इन द इकोनॉमी। इसके अलावा जो आपका नॉन पर्सनल डाटा है उसको किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर? ये बेसिकली एम है। अब बात करते हैं रीज़न क्यों लेके आए भाई साहब ये। वाई का रीज़न आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़ प्राइवेसी। प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आती है? 21। पहले क्या था, कमेंट करके बताइए। 2017 से पहले राइट टू प्राइवेसी कहाँ आती थी? लीगल राइट था कि कुछ और राइट था? तो मुझे बताना ये। तो पहली चीज जो यहाँ पे बात की गई है, हार्म टू प्राइवेसी, मतलब आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करना। इन एडिक्वेट प्रेजेंट लॉस, ऐसे कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन या लेजिस्लेशन नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सके, जो कि इसको प्रॉपर एक मैकेनिज्म में रेगुलेट कर पाए। तो उसके लिए एक प्रॉपरली एक लेजिस्लेशन बनाना बहुत जरूरी था, जो कि काफ़ी समय से डिमांड में था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं उनके डाटा प्रोटेक्शन के लिए लॉस थे, बट इंडिया में किसी प्रकार की कोई एक लेजिस्लेशन यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं थी। तो उसको रिजोल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेशन चाहिए था। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। सिग्निफिकेंस, स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड तो होगा ही ना, क्योंकि जब इसमें इतने सारे पेनल्टी क्लॉजेस लगा दिए आपने, कई सारे के ऑब्लिगेशंस लगा दिए हैं। ठीक है, किस पे लगा दिए? फिड्यूसरीज मतलब कंपनीज पे। तो ऑब्वियसली 10 बार उस चीज़ को सोचेंगे इस ब्रीच करने से पहले। क्लियर? कंपनीज वुड बी फेस प्यूनिटिव एक्शन। डेफिनेटली यदि आपका डाटास के साथ किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ होती है या गलत तरीके से यूज होता है तो उस पर प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाएंगे। क्लियर? The upcoming data protection bill will put an end to misuse of customer data with companies facing financial consequences। ठीक है, वो कंपनीज जो कि फाइनेंशियल वित्तीय कंडीशन जिनकी खराब है और उसके बाद वो आपके डाटा को यदि सेल कर रही है, गलत तरीके से यूज कर रही है, तो उस पर भी लगाम कहीं ना कहीं लगेगी। साथ के साथ देयर विल आल्सो बी ए स्ट्रिक्ट और पर्पस लिमिटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय कंपनीज एंड द टाइम टिल विच दे कैन स्टोर इट अंडर द न्यू बिल। मतलब ये है कि अब कंपनीज को भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो सिर्फ वही डाटास की डिमांड कर पाएंगे जो कि उनके एक्चुअल जरूरत के हैं। क्लियर? तो आपको बेसिकली इतना तो पता चली गया होगा कि बिल आने के बाद में आपके क्या क्या राइट्स होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ like and subscribe to this channel. Thank you very much. Have a nice day.